वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, हमने हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा और वो ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है और क्या सिक्रीट करती है उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर एक टेबल है जो कि बता रही है हमें कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मटर के दाने के जैसी होती है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है इसलिए, और सारी ग्लैंड्स के ऊपर ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है तो एक एक हार्मोन एक एक ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए बना होता है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। एक और ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, इसी के पास होती है जो इस ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो उस तरीके जैसे पूरी क्लास जो है वो ऑफिस स्टाफ पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, लेकिन ऑफिस स्टाफ को भी ऊपर से कोई कंट्रोल करता है, तो दैट इज़ अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करता है that is hypothalamus. Hypothalamus is known as the master of master gland. क्या बोला जाता है इसको? master of master gland. तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ये हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास एड्रिनल कंट्रोल ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है वो किसको, कौन से ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है? ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। FSH किसको कंट्रोल कर रहा है? जो हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। मेल में कौन है? टेस्टिस हैं, और फीमेल में कौन है? ओवरीज हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या है? FSH। ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ को क्या करती है? कंट्रोल करती है। रेगुलेटर मिल्क प्रोडक्शन, इनको ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब आता है हमारे पास प्रोलैक्टिन जो है ये मदर में सिक्रेट होता है, जब बेबी हो जाता है तब जो हार्मोन सिक्रेट होता है ये मिल्क हार्मोन होता है, और ये मिल्क हार्मोन स्पेसिफिक टाइम पीरियड की होता है तभी ये सिक्रेट होता है, पूरी लाइफ ये सिक्रेट नहीं होता है। ठीक है, जब बेबी फीड कर रहा होता है तभी इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो उस हार्मोन को जो कंट्रोल करती है वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन उसको कंट्रोल करता है? वो कौन है? प्रोलैक्टिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारे जो गोनैड्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस हों या फिर वो ओवरीज हों, उनके अंदर स्पर्म का या ओवम का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो उसको उस प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? LH हार्मोन। अब आता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करती है? थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है हार्मोन। ADH ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, और ADH वाटर कंट्रोल करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब आता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। यूट्रस बताया था आपको कि जब भी मदर की डिलीवरी होती है, बेबी डिलीवर होने वाला होता है, तब जो हार्मोन सिक्रीट होता है डिलीवरी को ये इजी बनाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और मिल्क को भी सिक्रीट करना स्टार्ट करता है। बेबी हो चुका है तो अब उसको फीड करवाने के लिए मिल्क का सिक्रीशन होना ज़रूरी है, तो ये हार्मोन मिल्क सिक्रीट पे भी हेल्प करता है। थायराइड पैराथायराइड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और पैराथॉर्मोन सिक्रीट करता है। PTH मतलब पैराथॉर्मोन। ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। हमारे जो हम मोटे होंगे या पतले होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड होता है। कहते हैं ना थायराइड है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड के हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। इसी वजह से हमारे अंदर मोटापा या फिर हम पतलापन हमारे अंदर हो जाता है। अब आता है हमारे पास गट और पैनक्रियाज जो है। गट हार्मोन ये फूड डाइजेशन, गट बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को जिसमें कि डाइजेशन होता है, उससे रिलेटेड है। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से ये हार्मोन काम करते हैं। और अब आता है हमारे पास एड्रिनल्स जो हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, इम्पॉर्टेंट है। 3F हार्मोन सिक्रीट करता है। 3F मतलब फियर, जब हमें डर लग रहा होता है तब जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज़ एड्रिनलिन।
जब हम भाग रहे होते हैं, ठीक है, 3F हार्मोन, फियर फाइट, लड़ रहे होते हैं, अगर आपके सामने शेर आ गया तो जो हार्मोन सिक्रेट होगा दैट इज़ एड्रेनलिन हार्मोन। डर भी लगेगा आपको, आप भागोगे भी सही, फियर फाइट, या तो आप उससे लड़ाई करोगे या फिर फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना, फियर फाइट और फ्लाइट, 3F हार्मोन बोलते हैं इसको। तीनों के टाइम पर अगर आपके अंदर ऐसी सिचुएशन है, फियर भी है या फियर है या फाइट है, फाइट लड़ रहे हो तो गुस्सा आ रहा है आपको, फ्लाइट दौड़ रहे हो तो एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन। अब आता है हमारे पास ओवरीज। ओवरीज जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिलेटेड है। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है वो ओवरीज होती है और वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। फीमेल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पेशल, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रीट होता है। मेल कैरेक्टर जो भी होते हैं उनके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है हमारे पास ये वही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीडोरिलेटेज हार्मोन, ट्रांसफरेज हार्मोन, हाइड्रोलाइसिस हार्मोन क्या करता है, ये वो चीज़ बताया गया है इसमें। अब आता है फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मुंह में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। एमाइलेज सिक्रीट करती है, किसके ऊपर काम करती है, स्टार्च के ऊपर। क्या करती है, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देती है, स्टार्च को ग्लूकोज मतलब माल्टोज में चेंज कर देती है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक में जो हार्मोन होता है वो प्रोटीएज होता है। प्रोटीएज किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। और प्रोटीन टूटते हैं तो किस में चेंज होंगे, अमाइनो एसिड में चेंज होंगे। लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बाइल सॉल्ट, बाइल जूस सिक्रीट करता है और किसके ऊपर काम करता है, फैट के ऊपर काम करता है ये, और फैट को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में, ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, जिनको हम बोलते हैं फैट ड्रॉपलेट, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। पैनक्रियाज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस मिलकर अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ बचती है मुंह में डाइजेस्ट होने के बाद और उसके बाद स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद, जो भी बचा कुचा होता है उस सब का डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये स्टार्च का भी डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करती है, फैट को भी डाइजेस्ट करती है, कौन, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो इसमें हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होगा तो किस में चेंज होगा, माल्टोज में। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा तो अमाइनो एसिड में। फैट जो है वो डाइजेस्ट होगा तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हो चुका है। अब आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, खुद अनचेंज रहते हैं लेकिन रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रिएक्टेंट को एक्टिव होने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कम एनर्जी में ही रिएक्टेंट ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करने लगते हैं और जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है लो टेम्परेचर पे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय द रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, जो रिएक्टेंट है वो आपस में जुड़ गए, ठीक है, उन्होंने रिएक्ट कर लिया, उसके बाद उससे कौन जुड़ जाएगा, एंजाइम भी जुड़ जाएगा, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बन जाएगा। स्टेप 2, कन्वर्जन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, एंजाइम रिएक्ट कर रहे हैं, एंजाइम भी पास है, ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। एंजाइम रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट एंजाइम ही रिएक्ट जो है वो रिएक्टेंट ही कर रहे हैं, लेकिन एंजाइम वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस शो कर रहा है। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। थोड़ा बहुत रिएक्शन होने लगेगी किसमें, रिएक्टेंट में, और विद एंजाइम्स भी वहाँ पर होगा। तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स लास्ट में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो लास्ट वाली स्टेप में देखिए एंजाइम्स अलग हो रखा है और लास्ट में क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बना है और एंजाइम्स अलग हो चुका है। तो एंजाइम्स इसमें काम में नहीं आता। सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स।
एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स आर मेनली हेल्पफुल इन डाइजेशन। एंजाइम्स कहाँ काम में आते हैं? जनरली डाइजेशन में काम आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आते हैं। एंजाइम्स, रेनिन इज यूज इन कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ चीज़ खाते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा में होता है, बर्गर में होता है और बहुत यमी होता है जो हम सबका फेवरेट है। तो चीज़ जो है उसको बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ रेनिन। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज द थेरेपेटिक एजेंट, मतलब हमारी कोई डिजीज़ हो गई है हमें या कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में, तो थेरेपी के जैसे थेरेपेटिक यूज़ भी होता है इसका, उसको रिकवर करने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ यूज फॉर द डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स। अगर हमारे पास हमारी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, लाइक अगर यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया तो यहाँ पर एक ब्लड क्या होने लग जाएगा, स्टोर हो जाएगा और हो सकता है ये जगह फूल जाए, ठीक है। तो जनरली ये कब हो जाता है? जब हमारे बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं या ड्रिप चढ़ रही होती है तो उस जगह पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उस जगह को, उस ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरी होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है और वो ब्लड को क्या कर लेता है, डिज़ोल्व कर देता है, लिक्विड फॉर्म में ला देता है वापस। तो ये क्या हुआ, एक थेरेपेटिक यूज़ हुआ। एस्परजिनेस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। स्किन डिजीज़ होती है, ब्लड डिजीज़ होती है और उससे रिलेटेड जो एंजाइम है वो क्या है, एस्परजिनेस। एंजाइम आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ यूज टू ट्रीटमेंट हार्ट डिजीज़। वही है, ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ब्लड से रिलेटेड हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, ब्लड क्लोटिंग भी हो सकती है, ब्लड गाढ़ा भी हो सकता है, ये सब ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं और उसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज काम में आता है। मतलब ब्लड का एंजाइम्स का जो यूज़ है वो थेरेपेटिक भी होता है। हार्मोन्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या हो चुका है, ऊपर नीचे पेजेस हो गए हैं तो आप इसको सीक्वेंस से कर लें। मैं आपको वापस यहाँ पर क्या आ गया, एंजाइम्स हमने पढ़ लिया, हार्मोन भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हार्मोन हमारे अंदर तो सिक्रीट होते ही हैं, इसके अलावा हार्मोन जो हैं वो प्लांट्स में भी सिक्रीट होते हैं और प्लांट्स में भी वही काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं। जनरली ये फ्लावर्स को बनाने में ये यूज़ आते हैं। बड कब खुलकर फ्लावर में चेंज होगी, ठीक है, उस ब्लूमिंग कब होगी, उसके लिए भी हार्मोन चाहिए होता है। जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीधे लंबाई में बढ़ते जाते हैं, तो वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट जो ग्रोथ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रूट्स को पकाने के लिए भी हार्मोन्स का यूज़ होता है। पत्तियाँ कब गिरेगी, पेड़ से पत्ती कब गिरेगी, इसके लिए भी हार्मोन होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल्ड किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन से केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स। अब आता है हमारे पास विटामिन। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, हम प्रोटीन पढ़ चुके हैं, हम एंजाइम्स पढ़ चुके हैं, हम हार्मोन्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विटामिन्स, ठीक है, जिसके बारे में स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।